अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मीटिंग किस लिए है, क्या बोलने वाले हैं हम, क्योंकि यहाँ आज पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, टीचर्स भी बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। इन सब की मौजूदगी में क्या टॉपिक हो सकता है जिस पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा और बहुत सारे चीज़ें जो आपने रियलाइज नहीं करी होंगी। ज़िंदगी में चीज़ें होती रहती हैं, हम लोग उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं। उन्हीं बातों को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये जो आज आप सुनेंगे ये एक बड़े एक्सपीरियंस का जो है आपके रिजल्ट है, परिणाम है। आप ये कह सकते हैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से हम बहुत सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे आपको। 25 सालों से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है, 25 साल से इस जर्नी में हम हैं और लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स को हम पढ़ा चुके हैं, जो कि शायद नॉर्दर्न इंडिया में कोई भी टीचर जो है इस मुकाम को नहीं छू पाया होगा, या फिर अगर है तो बहुत कम लोग होंगे ऐसे। तो सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, चाहे वो कंपटीशन के हों या स्कूल कॉलेजेस के हों। इसलिए जो आपको आज मिलने जा रहा है वो एक ऐसी चीज़ है जो किसी किताब में नहीं लिखी, किसी डायरी में नहीं लिखी, किसी टीचर ने आपसे डिस्कस ना किया होगा, और कुछ नए एक्सपीरियंसेस और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। डिस्कशन का टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स जो आप बैठे हुए हैं इतनी तादाद में, हम सब का फर्ज क्या है, हम सब लोग को क्या करना चाहिए, हमारी ड्यूटी क्या है। एक पेरेंट का अपने बच्चे की तरफ, एक टीचर का अपने बच्चे की तरफ, एक स्टूडेंट का टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स ऑल्सो एंड टुवर्ड्स देयर टीचर ऑल्सो। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग डिस्कशन के दरमियान हम लोग यहाँ रखेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये पूछते हैं, बच्चों आप लोग ये बताएं कि आपके लाइफ में बुक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या टीचर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बुक्स, अच्छा। टीचर्स? अलग अलग जवाब है। कोई कहता है बुक ज़रूरी है, कोई कहता है टीचर ज़रूरी है। हम लोग सारी चीज़ कैसे सीखते हैं? अपनी हिस्ट्री से सीखते हैं। पुराने अगर हम दौर में जाएं, थोड़ा सा एनालाइज करें, तो हमें ये सारी चीज़ें हम लोगों का जो धर्म है वही बता देता है। आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आसमानी किताबें कितनी हैं? कितनी ऐसी किताबें हैं जो आसमानी किताबें उतरी? 4, वेरी गुड। और कितने ऐसे टीचर्स आए? कितने नबी हुए हमारे? जो नबी हैं वो तो हमारे टीचर्स हैं ना। तो अल्लाह ताला ने जो नबियों को बना करके भेजा, या नबियां जो हैं आपके हम लोगों के लिए उतारे गए या हम लोगों के बीच रहे, तो वो भी एक टीचर थे जिन्होंने अल्लाह ताला की जो मैसेजेस थे, जो कलाम पाक में थे, लोगों तक सही ज़रिए से पहुंच सकें, अच्छी तरह पहुंच सकें, लोग समझ सकें उन चीज़ों को। इसलिए टीचर का जो है आपके एक तरह से सहारा लिया। तो 1,24,000 हमारे नबी आए। तो हमें तो ऐसे ही पता चल जाता है कि हमारी किताब तो ठीक है, किताब तो ज़रूरी है, लेकिन हमें टीचर्स की ज़्यादा ज़रूरत है।
तो हम सबसे पहले शुरुआत टीचर्स से ही करेंगे। तो जितने भी हमारे नबी आए वो क्या थे? वो टीचर्स थे। उन्होंने हम लोग को चीजों को बताया, हम लोग ने उसको फॉलो किया। और जो हमारे आखिरी नबी थे वो कौन थे? यस, हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो थे वो हमारे आखिरी नबी थे। अब कोई नबी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सारी टीचिंग्स अल्लाह ताला को जितनी देनी थी वो उन्होंने कलाम पाक के जरिए नीचे उतार दी और नबियों के जरिए हम लोगों को सारे मैसेजेस पहुंचा दिए। क्योंकि हम लोगों तक सारे मैसेजेस पहुंच चुके हैं, सब कुछ हम लोगों को पता चल चुका है, अल्लाह ताला का क्या फरमान है ये पता चल गया। तो अब हम लोगों के ऊपर ये है कि हम लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं। अब वो भी हम लोगों के नबियों ने हम लोगों को सिखाया अपनी जिंदगी को जी करके कि हाँ हम लोग इस तरह से जो है अपनी जिंदगी को बसर करें। तो जितने भी नबी आए उनमें क्या क्वालिटीज थी? आज जिसको देखो, जिसका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, हर आदमी क्या है? टीचिंग करने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन हो गया है, एक ऐसा सस्ता प्रोफेशन हो गया है, जो चाहे वो टीचर बनता चला जा रहा है। तो क्या हम सभी टीचर्स हैं? क्या कोई अच्छा स्टूडेंट अच्छा टीचर हो सकता है? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हर एक अच्छे टीचर में कम से कम 4 क्वालिटीज होना जरूरी है, जो हमारे सभी नबियों में थी। 4 मेन इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो कि एक टीचर के अंदर होना चाहिए वो जरूर है। और जितने लोग टीचर हैं वो इन 4 चीजों को अपने अंदर जरूर खोजें, और जिसके अंदर ये नहीं है इसको डेवलप करने की कोशिश करें या क्विट कर जाएं, क्योंकि ये चीज होना जरूरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पहली चीज इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए एज अ टीचर, तो वो क्या आती है? रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी अगर नहीं है तो टीचर इफेक्टिव नहीं होगी। अगर मान लीजिए एक हफ्ते में 4 दिन हम आकर के पढ़ा रहे हैं और 3 दिन नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हमारी इफेक्टिवनेस जाएगी, स्टूडेंट पर इंपैक्ट गलत होगा, स्टूडेंट्स का लॉस होगा। और रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी बनी रहेगी तो इफेक्टिवनेस बनी रहती है। यही चीज हम लोग फिर अपने अगर पुराने दौर में लौटें और नबियों को देखें तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हम पाते हैं? रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। भले ही लोग क्रिटिसाइज करते थे, लोग उन्हें गाली देते थे, लोग उन्हें पत्थरों से मारते थे, लेकिन क्या वो अपने काम से रुक जाते थे? वो कंटिन्यूअस अपने काम से लगे रहते थे। रोज वही काम होता था, सुबह उठ करके जो है दीन की तालीम आगे की तरफ पहुंचाना, फैलाना, अगले दिन फिर वही काम, रोज वही काम, 365 में 365 वही काम। तो 365 में 365 दिन अगर इंसान वही चीज कर रहा है तो उसके अंदर इफेक्टिवनेस भी आएगी, एफिशिएंसी भी आएगी, और रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी होने से लोगों के नजर में भी चीजें आती हैं कि हाँ वो इंसान क्या बताना चाह रहा है, उसकी तरफ आदमी तवज्जो कर देता है। तो इसलिए जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए वो क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, क्लास में कोई डिसिप्लिन नहीं है, बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई कहीं बात कर रहा है, तो ये टीचर नहीं हुए। टीचर को यह देखना चाहिए कि उसका क्लास डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन क्लास में मेंटेन करेंगे तो आप भी डिसिप्लिन्ड रहेंगे और आपका स्टूडेंट भी डिसिप्लिन्ड रहेगा। एक लाइफ जीने के लिए लाइफ को डिसिप्लिन्ड होना है, और बच्चे सारी चीज अपने टीचर्स से सीखते हैं, क्योंकि टीचर्स से सीखते हैं। इसलिए उनके साथ क्या है, वो जब ये देखेंगे कि हमारा टीचर ही इनडिसिप्लिन है, 2 टीचर खड़े होकर के बात कर रहे हैं, क्लास चल रहा है,
आप पढ़ा नहीं रहे हैं ठीक से, या मजाक कर रहे हैं, जिस तरह का आप मजाक करेंगे उसी तरह बच्चे भी मजाक करेंगे। आप सीरियस हो जाएंगे, बच्चे भी सीरियस हो जाएंगे। तो लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप टीचर नहीं है। हमारे नबियों को देखिए, सब ने अपनी एक अच्छी डिसिप्लिन लाइफ जी। अगर वो डिसिप्लिन ना होते तो उनके फॉलोअर्स क्या उनको फॉलो करते? नहीं करते। उसी तरह से टीचर्स को भी डिसिप्लिन होना चाहिए, जिससे कि किसी भी क्लास में अगर मान लीजिए कोई बच्चे हैं तो बच्चे भी उन्हीं चीजों को फॉलो करें। तो डिसिप्लिन दूसरी बड़ी क्वालिटी है जो किसी एक टीचर के अंदर होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो किसी टीचर के अंदर हो वो क्या हो सकती है? वो होती है नॉलेज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज नॉलेज है। नॉलेज, जब आप कोई चीज पढ़ाने जा रहे हैं तो उसको आपको पूरी तरह से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। किसी चीज को पढ़ के पढ़ा देना, आदमी कहता है कि हर आदमी टीचर क्यों बनना चाहता है? अरे लिखा जो है उसको समझने में कितना टाइम लगेगा, बच्चों को बताने में कितना टाइम लगेगा। नॉलेज उसको नहीं कहते। नॉलेज उसको कहते हैं कि जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप किताब, कॉपी, नोट्स कुछ भी लेकर के अगर क्लास के अंदर एंटर कर रहे हैं और देख करके पढ़ा रहे हैं तो आप टू द मार्क आप नहीं है, आपकी नॉलेज अधूरी है। पहले आप अपनी नॉलेज को पूरी करिए। इसीलिए कहा जाता है टीचर को हमेशा पढ़ना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हमारे सिलेक्शन के बाद अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हम सिलेक्ट हो गए, हम टीचर बन गए, हमें जॉब मिल गई टीचर की, अब उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं। वहीं से तो पढ़ाई शुरू होती है। वहीं से जब आपका सिलेक्शन हो जाए ऐसा टीचर, तो वहीं से तो पढ़ने की जरूरत है। अगर हम 45 मिनट का क्लास ले रहे हैं तो 45 मिनट की क्लास के लिए कम से कम हमें 2 घंटा पढ़ना जरूरी है। एटलीस्ट नजर तो मार लें अपने नोट्स पर, अपना खुद का नोट्स बनाएं, टीचर खुद नोट्स बनाएं और खुद टीचर उसके थ्रू हो करके जाए, जिससे कि क्लास में पहुंच करके कोई भी चीज डिलीवर कर रहा है, बच्चे को भी अट्रैक्ट करती हैं वो चीजें जब वो ये देखता है कि हाँ हमारे टीचर को बहुत अच्छी तरह आ रहा है और हमारे टीचर बहुत अच्छी तरह से उसको कम्युनिकेट कर रहा है। तो चौथी चीज जो है वो कम्युनिकेशन ही। फोर्थ जो पॉइंट है जो किसी एक अच्छे टीचर में होना चाहिए वो कम्युनिकेशन ही है। तो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी आप कम्युनिकेट क्या करेंगे? आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए। मान लीजिए नॉलेज बहुत है, इसीलिए कहा जाता है कि हर अच्छा स्टूडेंट अच्छा टीचर कोई जरूरी नहीं है हो। क्यों? स्टूडेंट सारी चीज जान तो रहा है, आप पढ़ के तो आ रहे हैं, आपको सारी चीज समझ में आ रही है, लेकिन आप बच्चों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी क्या हुई? बहुत कमजोर हुई। हम क्या बताना चाह रहे हैं बच्चे समझेंगे नहीं। तो बच्चों को समझ में आना जरूरी होता है। तो बच्चों को समझ में तभी आएगा जब आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और अगर स्ट्रांग होगी तो ऐसी कंडीशन में आप हर एक चीज अच्छे से एक्सप्रेस कर ले जाएंगे, बच्चों को समझ में भी आ जाएगा कि हाँ एक्चुअल में बच्चों को पढ़ना क्या है। ये 4 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ने डिस्कस क्या किया? 4 चीजें जरूरी हैं जो कि किसी टीचर के अंदर होना चाहिए। पहली क्या हम लोग ने डिस्कस किया? दैट इज रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज डिसिप्लिन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज नॉलेज। और चौथी कम्युनिकेशन स्किल। ये 4 ऐसी बातें हैं जो हर टीचर अपने अंदर खोजे। और अगर आपके अंदर नहीं है ये 4 चीजें तो उन 4 चीजों को अपने अंदर लाने की कोशिश करिए, तभी आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं। नहीं तो आप हमेशा हर चीज में लैग करेंगे। अब टीचरों के अगर हम टाइप देखें, हमने कहा कि हर इंसान आज टीचर बना बैठा है। कोई भी ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, टीचिंग प्रोफेशन अपना लेता है, टीचर बन जाता है। तो टीचिंग प्रोफेशन जो आपके है
ये टीचिंग प्रोफेशन ने ढेर सारे लोगों को टीचर बना दिया है। इसमें 3 वैरायटी के टीचर होते हैं। पहले टाइप कौन होते हैं? ये सैलरी ओरिएंटेड टीचर होते हैं। सैलरी ओरिएंटेड के मतलब बहुत सारे लोग अपने घर से निकल पड़े हैं एक टीचर बनने के लिए, इसलिए क्योंकि उनको पैसा कमाना है, उनको सैलरी से मतलब है, सैलरी उनके अकाउंट में आती जाए, उसके अलावा उनकी क्या ड्यूटी है, उनको क्या पढ़ाना है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। तो पहले प्रकार के टीचर ये होते हैं जो कि एक्चुअल में टीचर की श्रेणी में नहीं आते। दूसरे तरह के टीचर कौन होते हैं? वो होते हैं सिलेबस बेस्ड टीचर। उनके माइंड में ये रहता है कि भाई मैंने ये प्रेशर रखे हुए है, इतना सिलेबस अब करना है, तो इसलिए हमें इतना पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो इसलिए अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो हमसे पूछा ये सिलेबस हमें कवर करना है, एनी हाउ हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, भले ही बच्चों के समझ में आए या ना आए। तो सिलेबस दिमाग में रहता है, सिलेबस से 1 इंच इधर भी नहीं होना है, इधर भी नहीं होना है, सारी चीजें हमारी सिलेबस की कंप्लीट हो जाए, बस ये मोटिव रहता है। और इन दोनों तरह के टीचर्स को अगर हम लोग देखें तो ये 99.9999% पाए जाएंगे। 0.00001% में ऐसे टीचर होते हैं जो टीचर कहलाते हैं, जो टीचर होने चाहिए। तो वो तीसरा टाइप क्या होता है? तीसरे टाइप टीचर होते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर। रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर क्या होते हैं? ऐसे टीचर जिनको हर वक्त इस बात का चयन नहीं होता कि हाँ उन्होंने जो पढ़ाया है वो ठीक से पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, मतलब वो व्याकुल रहते हैं वो ये जानने के लिए कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चों को आया या नहीं आया, जो हमने बताया वो बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा, हमने जो बताया वो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, हमने जो चीजें आपको बताई वो सारी चीजें जो हैं आप ये कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन में उनको हेल्प बच्चों को करेंगी या नहीं करेंगी, ये मेन मोटिव होता है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर एक्चुअल में टीचर होता है जो खुद अपना पढ़ाने के बाद खुद से एनालिसिस कर लेता है कि हमने आज कैसा पढ़ाया, बच्चों को समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, हम जो चीज बता रहे हैं वो बच्चों को समझ में आई या नहीं आई। तो ये सारी चीजें जो समझ में आने वाली चीजें हैं वो आप ये कह सकते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर में जो है आपके ये चीजें दिखती हैं और होती हैं। तो इसलिए हमारा जितने भी टीचर्स हैं हम लोगों को क्या होना चाहिए? हमें रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर बनना चाहिए। 4 मेन क्वालिटीज के साथ जो हम लोग ने आपके डिस्कस करी, जो 4 मेन क्वालिटीज टीचर के अंदर होनी चाहिए, उन बातों को दिमाग में रखते हुए और हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर अगर बने तो हम बच्चे के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करेंगे और उनके फ्यूचर को अच्छा बना पाएंगे। और ये चीजें सिर्फ टीचर के लिए नहीं है, टीचर को देखिए सेकंड पेरेंट कहा जाता है। सेकंड पेरेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा पेरेंट्स के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा समय टीचर के साथ ही रहता है। सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ रहता है? पेरेंट्स के साथ। इसलिए मेन टीचर्स वही होते हैं। लेकिन आजकल जैसे पेरेंट्स का भी कॉन्सेप्ट ये है कि स्कूल भेज दिया तो सारी चीजें स्कूल में ही होंगी, बच्चा स्कूल से ही सारी चीज सीखेगा, बच्चे को सारी चीज स्कूल वाले ही कराएं, हमारा कोई काम नहीं, हमने स्कूल भेज दिया, बच्चा खाली स्कूल से सारी चीज सीख के आए। गलत है ये चीज। पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। बच्चा आपका क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, डे टू डे जो है आपके लाइफ में वो उसका किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है। एटलीस्ट उसको जब होमवर्क दिया जाता है तो वो बच्चा होमवर्क करके ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है, ये सब कौन देखेगा? पेरेंट्स। पेरेंट्स की भी हम लोग बात करेंगे अभी। तो बहुत सारे जो आपके टीचर्स हैं उन टीचर्स को सबसे पहले हम लोग ने पकड़ा और उनको हिदायत हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई इस तरह से एटलीस्ट आप अपनी टीचिंग को
ले जाएं उस स्टैंडर्ड पे जहां पर आप भी सेटिस्फाइड रहें और सेटिस्फैक्शन मैनेजमेंट को भी हो, स्कूल को भी हो, पेरेंट्स को भी हो, बच्चों को भी हो। और आपको यकीन बता दें कि जो टीचर इस तरह का नहीं होता, सैलरी ओरिएंटेड है, दिमाग में पैसा बसा हुआ है, तो अगर आप अपने काम से दूर जाते हैं, आपको इस काम को करने के लिए सैलरी दी जा रही है, आप इस काम को नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ नजर में आने के लिए सिर्फ इन कामों को कर रहे हैं, जैसे ही आपका मैनेजमेंट या टीचर या प्रिंसिपल जैसे ही आपके एक तरह से दूर होता है, हम अपने रंग ढंग में ढल जाते हैं। हम अपने अगर कामचोरी कर रहे हैं तो हमारे लिए ये पैसा हराम है। जो टीचर का पैसा है, सैलरी, जब हम वर्क करते हैं तो ठीक है, लेकिन हम वर्क ना करके अगर हम पैसे को कमा रहे हैं तो वो हमारे लिए हराम है। इस बात को ध्यान रखें। तो टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी वाला है, बहुत ही ज्यादा जो है रेप्यूटेड है, जहां पे एक टीचर को एक ओहदा दिया जाता है। देखिए हमारे नबी जितने हुए, 1,24,000 नबी हुए, तो उनको क्या आज जो है मुकाम हासिल है। आज भी दुनिया रहते हुए हम लोग उनका नाम लेते रहेंगे। तो एक टीचर का जो रोल होता है वो किसी की जिंदगी को बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए हम लोगों को इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हमारे अगर हम वापस जाएं तो हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, लाइफ को अगर हम लोग देखें तो वो भी क्या है, वो अगर चाहते तो उनको क्या नहीं हासिल हो सकता था, लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जी करके दिखाया। उन्होंने सारी चीजों को करके दिखाया। वो प्रोफेशनली अगर कहा जाए तो इस तरह से उन्होंने जो है आपके चीजों को दर्शाया है, दिखाया है कि हम लोगों को किस तरह अपनी जिंदगी को बसर करना चाहिए। ये वाकई में एक तरह से मिसाल बनकर के वो गए और उन्होंने सारी चीजों को करके दिखाया, कुछ बता करके नहीं। सिर्फ कोई हिदायत सिर्फ ऐसे नहीं दी गई कि आप ये करिए, आप ये करिए, देखो ये हम कर रहे हैं ऐसा। तो इसलिए हम लोगों के लिए क्या है, हम लोगों के लिए एक रोल प्ले जो होता है, अगर एक बार हो जाता है तो फिर हम लोगों को इस तरह की जो है आपके एक तरह से दिक्कत भी नहीं आती। और रोल प्ले अगर एक बार हो गया तो हम लोग उसी नक्शे कदम पर अगर हम लोग चले तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बच्चों की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत सिंसियर होते हैं, क्लास में पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं, बच्चे जो आप लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, आप जिस सीट पे बैठे हैं उस सीट पर आपके माँ बाप की बहुत सारी तमन्नाएं, बहुत सारी जो है आपकी आशाएं बैठी हुई हैं। कितने जद्दोजहद से वो आपको पढ़ा रहे होंगे, कितनी जो है आपके एक तरह से ये सोचिए कि उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितने सैक्रिफाइस दिए हैं। तो सैक्रिफाइस दे करके वो जो है आपके एक तरह से आपको पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए कि आपका अच्छा मुस्तकबिल बने। जब शुरू में एक लड़के एक लड़की की शादी होती है तो ढेर सारे अरमान होते हैं। आपकी मम्मी पापा के भी ढेर सारे अरमान थे, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है और जब उनकी औलाद हो जाती है तो औलाद होने के बाद माँ बाप दोनों का सारी जितनी ख्वाहिशें होती हैं सब खत्म हो जाती हैं। वो आपके लिए जीते हैं। छोटी छोटी चीजें, हमारे बच्चे ने ये कह दिया, मुंह से निकला ये हाजिर, ये हमारे बच्चे को चाहिए ये करना, भले ही वो चाहे जितनी दिक्कत में हो आपके लिए काम करते हैं। आपको एहसास होता है इस चीज का? कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज भी पेरेंट्स को कितना नाखुश किए हुए हैं। पेरेंट्स खून के आंसू रो रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं, किस किस तरह से आप लोग उनको सता रहे हैं। माँ बाप एक ऐसी
नेमत है अल्लाह ताला की, ऐसा गिफ्ट है आपके लिए कि जो प्रेशियस है, जो जिंदगी में आपको एक बार मिला है और ये दोबारा नहीं मिलेगा और इसके इक्विवेलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता। जब ये नहीं होते तो इनकी कमी हमें खलती है। मेरे भी फादर, आपको याद होगा कि जो कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी फंक्शन होता था तो सबसे पहले वही तैयार होकर के आकर के बैठते थे उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। आज वो नहीं है। बहुत सारी चीज याद आती है, बहुत सारी चीजें हमने उनसे सीखी हैं। आज भी कोई भी फंक्शन होता है तो सबसे पहली जो ख्याल मेरा जाता है उनकी तरफ जाता है। माँ बाप की दुआएं बटोरिए, जितनी दुआ आप ले सकते हैं ले लीजिए। दुनिया में चाहे जितना पैसा कमा लीजिए, आप BMW से घूमिए, मर्सिडीज से घूमिए, होंडा सिटी से घूमिए, किसी भी कार से आप घूमिए, बंगला हो आपके पास, बड़ा सा जो है आपके एक तरह से घर बना लें आप, गाड़ी हो, नौकर हो, सारे ऐशो आराम हो, लेकिन अगर माँ बाप को आपने सताया है तो आप कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। और वो खुशी जो हासिल होती है माँ बाप को खुशी दे करके, उसका कोई मोल नहीं होता। अगर आपके माँ बाप खुश हैं आपसे तो आप जिंदगी में भले ही 2 वक्त की रोटी आपको मिलेगी लेकिन आप बहुत खुशहाल रहेंगे। तो आप क्या चाहते हैं? आपके जहन में क्या है, क्या करना है? बहुत बड़े आदमी बनना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, बिल्कुल कमाइए, सब कुछ करिए, लेकिन हर बड़े का कहना मान करके, माँ बाप का कहना मान करके, सारे एल्डर्स का कहना मान करके। वो आपके अच्छाई के लिए बोलते हैं, वो कभी बुराई के लिए आपके नहीं बोलेंगे, हमेशा अच्छाई के लिए बोलते हैं। कोई भी क्लास अगर आप देख लीजिए तो हर क्लास में कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई लास्ट आता है, कोई फेल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग बताएंगे? अलग अलग आंसर है, सभी के अलग अलग आंसर। बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सारी चीजें मौजूद हैं। इसका शुक्र अदा करिए। और अल्लाह ताला कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। सबके पास जो है टैलेंट है, इक्विवेलेंट टैलेंट के साथ सब पैदा करता है। आपके अंदर टैलेंट आपका मौजूद है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है हम लोगों को देखना होता है। और स्वामी विवेकानंद और गौतम बुद्ध ने इसी बात को कहा था कि जो आपका टैलेंट है वो आपके अंदर छुपा है। उस टैलेंट को, उस स्किल को निकालने की कोशिश करिए, उसको ढूंढने की कोशिश करिए। हर इंसान इक्विवेलेंट है, गॉड गिफ्टेड, जैसे आदमी कह रहता है ये गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्ट तो हम लोगों के लिए है ही है कि हम लोग सभी चीज, अल्लाह ताला ने ऊपर से नीचे तक हम लोग को सब कुछ दिया हुआ है। कितने ऐसे लोग हैं जो कि माजूर हैं, हर चीज पूरी नहीं होती। सुधा चंद्रन का नाम सुना है आपने? सुधा चंद्रन फिल्म है, फिल्म में ये आती हैं। शायद हो सकता है आप लोग नाम से वाकिफ ना हो, चेहरे से वाकिफ हो। बहुत अच्छी डांसर है। अरुणिमा सिंह का नाम सुना है आप लोगों ने? अरुणिमा सिंह नहीं सुना? अरुणिमा सिंह के बारे में कहा जाता है जैसे सुधा चंद्रन है, उनके पैर नहीं हैं। और आज इंडिया की बहुत बड़ी डांसर है, कितनी फिल्म वो कर चुकी हैं। पैर ना होते हुए भी आज लोग उनसे डांस सीखने जाते हैं।
अरुणिमा सिन्हा के बारे में क्या है, ये सफर कर रही थी ट्रेन पे, रॉबरी हुई, चोर आए, इनसे जितने भी इनकी प्रेशियस चीजें थी वो छीनने के बाद इनको ढकेल दिया जो है आपके ट्रेन से। जब ट्रेन से इनको ढकेला तो इनके पैर कट गए और इनके डॉक्टर ने क्या कहा, इनके डॉक्टर ने यही कहा कि अब ये पैर पे अपने खड़े नहीं हो पाएंगी। इनकी मां ने इनका सपोर्ट किया और इनकी मां ने कहा नहीं बेटा तुम दौड़ोगी। और यही सेम चीज बिल्कुल हुई विलियम रुडोल्फ के साथ। विलियम रुडोल्फ का नाम भी आपने सुना होगा। विलियम रुडोल्फ को अगर आप देखेंगे तो उनके साथ भी यही हुआ कि उनके दोनों पैर नहीं, जो पैर थे वो काम नहीं कर सकते थे। डॉक्टर ने लिख के दिया कि आप अपने पैरों पे कभी नहीं खड़ी हो पाएंगी। उनकी भी मां ने यही कहा कि बेटा एक दिन तुम दौड़ोगी। तो उन्होंने अपने डॉक्टर की बात नहीं मानी, उन्होंने अपनी मां की बात मानी। जब मां की बात मानी उनके अंदर एक ताकत पैदा हुई। और आपको पता है कि अरुणिमा सिन्हा ने क्या किया और विलियम रुडोल्फ ने क्या किया? विलियम रुडोल्फ ने ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल लाए और बेस्ट एथलीट का अवार्ड लिया। 3 गोल्ड मेडल। ऐसा एथलीट जिसको डॉक्टर कह रहा था कि वो खड़ी नहीं हो पाएगी, उसकी मां ने कहा तुम दौड़ोगी और उसने 3 गोल्ड मेडल लाई। वही चीज अरुणिमा सिन्हा के साथ है। अरुणिमा सिन्हा ने क्या किया? पैर नहीं, चल नहीं सकती, ऐसा डॉक्टर कह रहा है। मां ने कहा नहीं तुम खड़ी होगी, तुम चलोगी। माउंट एवरेस्ट पहुंच गई, माउंट एवरेस्ट को चढ़ा। सिर्फ माउंट एवरेस्ट ही नहीं, वर्ल्ड के 7 बड़े माउंटेन्स के पीक पर वो पहुंची। एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन्स, यूरोप में एल्प्स माउंटेन्स गए, अफ्रीका के माउंटेन पे गई, एशिया के माउंटेन पे गई। 7 बड़े माउंटेन्स पर वो चढ़ाई कर चुकी हैं और ऊपर जाकर के परचम लहरा चुकी हैं। ये कौन कर रहा है? पहाड़ों पे चढ़ना कितना कठिन है। जिनके 2 पैर होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। 2 पैर जिसके नहीं, वो 7 पहाड़ियों पर चढ़ करके जो है अपने नाम को रोशन करता है, जो ये दिखाता है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बस आपको चाह होनी चाहिए। आपके अंदर कोई चाह है तो राह है। एक गोल होना चाहिए। आपको तभी वो चीज मिलती है जब आपके अंदर एक गोल हो, एक उसको पाने की चाह हो, विल हो, और एक पागलपन हो, जुनून हो। जुनून और पागलपन की जरूरत होती है। जब आदमी जुनूनी हो जाता है और पागलपन भर जाता है उसके अंदर कि नहीं एनी हाउ हमें यह चीज पाना है, तो वो उस चीज को पा लेता है। इन सभी लोगों में यही चीजें थी। और किसी भी चीज, एक बार जब कोई चीज हो जाती है तो उसको दोबारा होने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, विल पावर अगर आप देखना है, सचिन तेंदुलकर 15 साल 15.5 साल की उम्र थी तब डेब्यू किया उसने। पाकिस्तान का मैच था, नवजोत सिंह सिद्धू नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 4 विकेट इंडिया के गिर चुके 22 रन पे। बैटिंग करने आता है सचिन तेंदुलकर, पहले मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता था। 4 विकेट गिरने के बाद आता है, सिद्धू ने देखा
4 बड़े बॉलर पाकिस्तान के, इमरान खान, सरफराज नवाज, वसीम अकरम, यूनुस खान, ये बॉलिंग कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ये कह रहे थे अपने मन से, आज तो ये लड़का गया, आज तो ये लड़का गया। पहली बॉल जो है इमरान खान की, पहली बॉल निकलती है, खड़े होते हैं, सचिन तेंदुलकर को हवा नहीं लगती, जाएं से सामने से। दूसरी बॉल सीधे आती है, नाक फाड़ देती है, नाक फट जाती है, पूरे बदन पे जो है आपके खूनी खून, ड्रेस पे खून, जमीन पे खून। नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही सोच रहे थे कि तो गया, वाकई में ये गया। स्ट्रेचर आती है, डॉक्टर आते हैं दौड़ करके। पहले मेडिकल फैसिलिटी भी कम हुआ करती थी, कोल्ड वाटर बॉटल होती थी जो नाक वाक पे लगाई जाती थी। तो आई आकर के ये हुआ, फिर ये हुआ कि भाई स्ट्रेचर पे लेटा लो, ले चलो। जब पहली बॉल जाए से निकलती है तो नवजोत सिंह सिद्धू आगे आते हैं, उसको कहते हैं संभल के खेलो। तो तेंदुलकर की आवाज आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ठीक है, ये बोलते हैं। अब सिद्धू इस बात का वेट कर रहे हैं कि हाँ इनको स्ट्रेचर पे लाद के ले जाया जाएगा। तभी एक फिर से महीन सी आवाज आती है, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। ये विल था उसका कि नाक फटने के बाद वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर बॉल कर रहे हैं और उसने कहा मैं खेलूंगा। एक जुनून था, एक पागलपन था अपने देश के लिए खेलने का। सारे लोगों को भेज दिया जाता है, डॉक्टर चले जाते हैं, फिर से स्टार्ट होती है। इमरान खान अगली बॉल लेकर के आते हैं, तेंदुलकर 2 कदम आगे निकलते हैं, सामने मारते हैं स्ट्रेट 6, वही टर्निंग पॉइंट। हौसला आ गया, विल पावर स्ट्रांग थी, दुनिया का नक्शा बदल गया। कई बार ऐसे जो है मिरेकल्स हुए हैं और इस तरह के मिरेकल्स का कोई वो नहीं। इसको अगर आप सुनते रहें तो मिरेकल्स आपको ढेर सारे आपको मिलते रहेंगे। तो बच्चों आपको यह समझना है कि आप तभी दुनिया में कोई चीज कर सकते हैं जब आपके अंदर विल पावर हो। विल पावर अगर अच्छी है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक अच्छा इंसान बनना है आपको। एक अच्छा इंसान कैसे बनता है? हाँ, नमाज तो जरूरी है, नमाज तो जरूरी है, जितने फराइज हैं वो तो हमें अदा करने हैं। उसके अलावा आपको एक अच्छा शख्स, इंसान बनना है। माँ बाप का कहना मानना है। माँ अगर कोई बात कह रही है उसको मानना है। हम लोग माँ को ही भूल जाते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन आज हम लोगों का मोबाइल है। मोबाइल, जो मोबाइल है वो सबसे बड़ा दुश्मन। ये मोबाइल हम लोग क्यों इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है? हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं। चाकू, चाकू से आप क्या करते हैं? सब्जी काटते हैं, फल काटते हैं, सारी चीजें। उसी चाकू से मर्डर भी किए जाता है। वही चाकू मर्डर के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो क्या ये मर्डर के लिए बना था? नहीं। लेकिन हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने ये सारी चीजें दिमाग में भर ली
कि क्योंकि दुनिया की जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो हमेशा तकलीफदेह होती हैं, लेकिन दुनिया की जितनी बुरी चीजें हैं वो सब आपको बहुत खुशी देती हैं। मोबाइल आपको क्यों खुशी दे रहा है? आपने उसको समझने की कोशिश करी? ये वेस्टर्न कल्चर में था। हम लोग कहते हैं वेस्टर्न कल्चर से हमें भागना चाहिए। नहीं, वेस्टर्न कल्चर, कोई भी कल्चर हो, कोई भी चीज हो, कोई भी मजहब हो, सबसे सबकी अच्छी बातों को सीखना चाहिए, सबकी अच्छी बातों को सीखना चाहिए। जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पर इसका इस्तेमाल फेसबुक का, व्हाट्सएप का, ट्विटर का, मैसेंजर है, तो ये सब जितने भी आपके एक तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट हैं वो क्यों बनाए गए? वो इसीलिए बनाए गए ना कि आपको कुछ वो फायदा दें। आप तो अपना नुकसान कर रहे हैं। फायदा किस तरह से दें? वहां के लोग ग्रुप्स फॉर्म कर लेते हैं, अपने फ्रेंड्स का कर लेते हैं, रिलेटिव का कर लेते हैं, सारी चीज। आज हमारे यहाँ पार्टी है, हमने अपने फ्रेंड्स को अपना डाला, एक मैसेज डाला, कहा इतने इतने बजे पार्टी है। टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, किसी को फोन भी नहीं करना पड़ेगा, कहीं पर जाके बोलना भी नहीं पड़ेगा। वहां पर क्या होता है, मैरिजेस होती हैं, लोग क्या करते हैं, इनविटेशन ऑनलाइन दे देते हैं। यहां की तरह नहीं कि हमारे यहां कार्ड लेकर के नहीं आए तो हम जो है नहीं जाएंगे शादी में, नहीं जा रहे हैं ना, मत आइए। आज नहीं, 5 साल 10 साल बाद ट्रेडिशन यही चीज हम लोग भी अपनाएंगे, क्योंकि हम लोग खुद बिजी होते चले जा रहे हैं। तो वेस्टर्न कल्चर में क्या है, लोग इस तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका मिस यूज कर रहे हैं। हम मिस यूज कर रहे हैं, हम चैटिंग कर रहे हैं। दुनिया जहान की जितनी चीजें हैं, व्हाट्सएप पर बैठ करके अपना पूरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। फेसबुक पे गए डिफरेंट रील्स देख रहे हैं। ये क्या है? ये सिर्फ क्यों? क्योंकि हमें ये इसका मोल नहीं पता वक्त का, और जिसको मोल पता है वो समझ रहा है कि हमारा टाइम कितना जा रहा है। दुनिया की हर अच्छी चीजें सीखने, चाहे जहां से हो, अच्छी चीजों को हमेशा सीखना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। हमेशा मां बाप की इज्जत करें, मां बाप को नाफरमानी ना करें, मां का कहना माने। सुबह से लेकर के शाम तक मम्मी आपके काम करती हैं। 365 में 365 दिन आपको खाना खिलाती हैं, आपकी जो जरूरतें होती हैं वो सब पूरा करती हैं। कभी आपको एहसास होता है इस बात का? कभी आप उनको थैंक यू बोलते हैं? कभी आपने उनको थैंक यू बोला है? आपके अब्बा ने जो मुंह से निकाला होगा वो ला करके दिया, आपने कभी उनको थैंक्स बोला? नहीं। क्यों? क्योंकि मां बाप थैंक्स बोलने के लिए नहीं होते। कभी भूले से आप थैंक्स बोल दें तो शायद उनका हौसला बढ़ जाएगा, खुशी। और ये सारी चीजें आपको भी खुशी देगा। मां के कहने पे दुनिया में कितनी ऐसी चीजें हुई, आपको याद है? क्यों उसको प्रेस किया जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। उनको आज क्यों पूजा जाता है? हिंदुइज्म में लोग उनकी पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? अगले दिन उनकी ताजपोशी हो रही है, उनको सिंहासन बैठा लाना है, वो राजा बनने जा रहे हैं। और एक रात पहले उनकी मां का फरमान आता है, उनकी मां उनसे कहती हैं कि 14 साल के लिए वनवास चले जाओ। नेक्स्ट डे वो उठते हैं और 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं। क्या उनका हक नहीं था पूछना कि मां आप क्यों हमें वनवास भेज रही हैं, हमने क्या किया है? लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। आज उनकी पूजा क्यों हो रही है? इसीलिए मां के एक बार कहने पर
उन्होंने अपने लाइफ के 14 साल वनवास में बिता दिए। ये छोटी बात है। हम लोग आज अपनी मां से, अपने वालिद से कितने क्वेश्चन कर डालते हैं, कितने क्वेश्चन कर डालते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जिंदगी में होती है, हम एनालाइज नहीं करते। अगर हम एनालिसिस करके अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकें तो देखिए बहुत स्मूथली लाइफ चलती है। लाइफ में कभी हर्डल्स नहीं आते। क्रिकेट की अभी हम बात कर रहे थे। वेस्ट इंडीज टीम आप जानते हैं, 20 साल उसने राज किया। हम लोग ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता? 1983 में। 1983 में हम लोग ने पहला वर्ल्ड कप जीता। उस टाइम पूरी तरह से कंट्रोल किसका था? वर्ल्ड पर पूरी तरह से मोनोपोली किसकी थी? वेस्ट इंडीज की। वेस्ट इंडीज से कोई खेल ही नहीं पाता था। क्यों? एक सोच किसकी? कैप्टन क्लाइव लॉयड। नाम सुना होगा आपने या ना भी सुना होगा, बहुत पुराना है। क्लाइव लॉयड। अब उनकी सोच थी। सोचा क्या उन्होंने? दुनिया से अलग हट करके काम किया। हर टीम क्या करती थी? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग टीम में ऑलराउंडर्स रखते हैं कि बैटिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले, बैटिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले। हम लोग उनको अहमियत देते हैं जो दोनों कर ले। क्लाइव लॉयड की कभी ऐसी सोच नहीं थी। क्लाइव लॉयड क्या करते थे? 5 फास्ट बॉलर, 5 बेस्ट बैट्समैन और 1 विकेट कीपर। ये लेकर के पूरी टीम होती थी वेस्ट इंडीज की। अब कोई सामने स्टैंड नहीं कर पाता था। 20 साल कोई छू नहीं पाया। लेकिन जब एक बार चेंज आता है तो बार बार चेंज आता है। हमने कहा इंडिया का सेमीफाइनल मैच वर्ल्ड कप में 17 रन पे 5 विकेट हो गई इंडिया की। कपिल देव, सैयद किरमानी, 2 लोग क्रीज पर, 17 रन पे 5 विकेट। और जब विकेट गिर रही थी तो कपिल देव बैठ करके सोच रहे थे कि हम घर जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे। इतनी बड़ी भारत की जनसंख्या है, भारत को हम जो उनकी आशाएं हैं उसमें पानी फेर करके आएंगे। उनकी सोच, उनका विल, कभी कोई बैट्समैन इतना रन बनाता नहीं था पहले। एक ही पारी में 175 नॉट आउट, 175 नॉट आउट। सेमीफाइनल हम लोग जीत गए और फाइनल भी उसी तरह से जीत गए। ये क्या था? विल था। 2693 वनडे लगे सचिन तेंदुलकर ने जब डबल सेंचुरी मारी। किसी ने कभी नहीं मारी थी। 150, 200, 120, 180 इस तरह के रन बनते थे 50 ओवर में। एक आदमी सेंचुरी मार दे बहुत बड़ी बात होती थी वनडेज। वनडे में 200 रन का तस्वुर किसी ने किया ही नहीं था। सचिन तेंदुलकर ने 2693 वनडे में, इतना बड़ा अरसा, 50-60 साल का, उस अरसे में डबल सेंचुरी मारा। अब 15 महीने नहीं लगे। 15 महीने में दूसरे आदमी ने, सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, डबल सेंचुरी मार दिया। 50-60 सालों में, क्योंकि कोई नहीं सोच पा रहा था कि डबल सेंचुरी पड़ भी सकती है, तो वीरेंद्र सहवाग के सामने क्या था? सचिन तेंदुलकर का गोल था। तो सचिन तेंदुलकर ने जो डबल सेंचुरी मारी, तो वीरेंद्र से तब क्या था? तब किसी ने नहीं मारी थी, तो इसलिए वो बहुत बड़ी बात थी। पहली बार किसी ने सोच करके डबल सेंचुरी मारी, ये तेंदुलकर ने किया। लेकिन क्योंकि तेंदुलकर कर चुके थे तो इसलिए
वीरेंद्र सहवाग ने ये सोचा कि जब एक आदमी कर सकता है तो सब कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो वीरेंद्र सहवाग के सामने गोल क्या था? सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर के 15 महीने बाद वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी मार दी। फिर रोहित शर्मा ने 2 बार डबल सेंचुरी मारी। उसके बाद क्रिस गेल, गुप्तिल, ये जो थे डबल सेंचुरी सब मार चुके हैं। क्यों? क्योंकि सबके सामने गोल है कि भाई ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, तो इसलिए इजी हो जाता है। लेकिन पहली बार जो करता है वो जो है आपके एक तरह से पहली बार करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर हो गया तो बार बार वो चीजें रिपीट हो सकती हैं, हो सकती हैं। तो देखिए ये चीजें जो है बार बार आती हैं या ये चीजें बोली जाती हैं, वो क्यों बोली जाती हैं? इसलिए बोली जाती हैं कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा सा सोचें, अपने आप सारी चीजों को कर पाएंगे, सारी चीज कर लेंगे। और कभी अपने अंदर कोई भी चीज करिए, आप अगर हासिल कर लें उसमें मगरूरियत नहीं आनी चाहिए, प्राउडनेस नहीं होनी चाहिए। प्राउड कभी मत करिए। हमेशा आप हम लोग के नबी को देखिए, नबियों में क्या नहीं था, हर एक चीज मौजूद थी, लेकिन कभी उनके अंदर प्राउडनेस थी नहीं। हमेशा ग्राउंड पर रहे वो लोग। एक वाकया आपको बताते हैं, एक वाकया सुनाते हैं। आपने सुना होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, नाम सुना होगा, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों बहुत ही करीबी रहे हमारे हुजूर पाक के और सबसे अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन इनिशियल स्टेज में बहुत पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, ये बड़ा कंपटीशन करते थे। ये बचपना था उनका, एक तरह से ही कहा जाए, शुरुआत थी। तो हर चीज में ये अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते थे, ये दिखाने की कोशिश करते थे जो हम कर लेंगे वो कोई नहीं करेगा। और ये हमेशा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से हमेशा हार जाते थे, क्योंकि उनके करने का ढंग अलग होता था। करने का ढंग अलग होता। सक्सेस कैसे किसको कहा जाता है? सभी की नजर में अलग अलग सक्सेस है। सक्सेस जो पाता है वो किसी काम को अलग नहीं करता, बल्कि सिर्फ क्या करता है, वो काम वही करता है जो और करते हैं, लेकिन अलग तरीके से करता है। दे डोंट डू वर्क डिफरेंटली, they don't do work different but they do work differently। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वही काम करते हैं, एक जो करता है वही करता है, लेकिन बहुत अलग तरीके से करता है, तरीके अलग हो जाते हैं। तो एक वाकया है कि जैसे पहले आप देखते थे कि ताउन किया जाता था, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें होती नहीं थी, जो है आपके कोई भी चीज होती थी तो कोई भी मीटिंग होती थी, कोई भी वॉर होती थी, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मुहैया नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, आपके कंट्रीब्यूट करते थे, कंट्रीब्यूशन देते थे, कंट्रीब्यूशन दे करके और तब जा करके वो चीज़ एक्सपेंड किया करते थे। तो एक बार हुजूर पाक ने, कोई जंग होने जा रही थी तो उसके लिए ताउन मांगा, कहा कि ताउन दीजिए। तो हुआ क्या, हुआ ये कि कहा गया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने ताउन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लाइए। तो सभी लोग लेकर के गए, सब लोग ने अपने अपने जो जो लेकर के गए थे सब अपने पास रखे हुए थे।
और हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश नजर आ रहे थे। इसलिए नजर आ रहे थे क्योंकि उनको लगा कि आज हमने सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को हरा देंगे। क्यों? क्योंकि उनके सामने थोड़ी सी दौलत रखी और मेरे सामने बहुत बड़ी दौलत रखी जो कि लेकर के वो आए थे। तो उनको लगा आज तो हमने पिछाड़ दिया। हर आदमी बखूबी चीजों को जानता है। हमारे हुजूर पाक भी इन बातों को समझ गए। हुजूर पाक जब इस बात को समझे तो उन्होंने क्वेश्चन को बदल दिया। क्वेश्चन क्या बदल दिया? उन्होंने ये कहा कि आप लोग ये सारी चीजें लेकर के आए हैं, आप लोग घर पे क्या छोड़ करके आए हैं? कौन कौन घर पे क्या क्या छोड़ करके आया है ये बताए। कितनी दौलत लाया है, कितनी दौलत छोड़ करके आया है। बस हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु क्लीन बोल्ड पहली बॉल पे। क्यों? उनको समझ में आ गया। जब देखा, पूछा गया सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि भाई आप क्या लाए हैं, आप घर पे क्या छोड़ के आए हैं? तो उन्होंने कहा हुजूर पाक जितना चीजें रखी हुई हैं हम सारी चीज ले आए, हम घर पे कुछ नहीं छोड़ करके आए। यहां तक कि वो अपने कपड़े भी ले आए थे और उन्होंने टाट का जो है कपड़ा पहन रखा था उस वक्त, जो कांटों से सिला हुआ था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया आप क्या छोड़ के आए हैं? उन्होंने कहा 50%, आधी चीज छोड़ आए हैं, आधी चीज ले आए हैं। तो देखिए, जो टीचर होता है, जो नबी हमारे थे, तो वो हर एक दिल की बात, ज़बान की बात, हर एक चीज जो हम लोगों का मन क्या कह रहा है, जहन क्या कह रहा है, हमारे हाथ पैर एक्सप्रेशन क्या कह रहे हैं, सब समझ जाता है आदमी। टीचर में वही क्वालिटी होती है कि ये सारी चीजें समझ जाते हैं। तो उस वक्त अगर वो डायरेक्ट यही पूछते थे कौन कितना दौलत लाया है, तो हो सकता है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु में प्राउडनेस आ गई थी और बढ़ जाती। तो ये छोटे छोटे ऐसे वाक़े हैं जिनको अगर आप ध्यान देंगे, हम लोग के अंदर प्राउडनेस कभी नहीं आना चाहिए। आप कोई भी चीज अचीव कर लें, वेल एंड गुड, अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि आपको वो चीज मुहैया हो गई। बहुत ज्यादा चीजों की ख्वाहिश ना करें, जो ख्वाहिश करें पाइए, और कोशिश ये करिए कि माँ की बाप की दुआओं के साथ, उनके अगेंस्ट जाकर के नहीं। माँ के लिए देखिए एक वाकया जो है याद आ गया कि मोबाइल की बात जैसे अभी हो रही थी, महाराष्ट्र में एक घटना घटित हुई। 13 साल की बच्ची लड़की माँ से मोबाइल मांग रही है, माँ ने नहीं दिया, जिद में फिर मांगा, नहीं दिया, वहीं पर चाकू पड़ी थी, माँ का गला रेत दिया बच्ची ने, सिर्फ एक मोबाइल के लिए। एक मोबाइल के लिए हम माँ बाप को रुसवा कर रहे हैं। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया क़यामत कब आएगी? उन्होंने कहा पता नहीं। जो साहबा लोग थे उन्होंने कहा नहीं, फिर भी बताइए कब आएगी? तो उन्होंने बताया जब माँ रुसवा होगी तो क़यामत आएगी। तो वही दौर आ गया है, हम अपनी माँ को रुसवा कर रहे हैं। जो जिंदगी भर हमें पालती है, हमें सारी खुशी देने की कोशिश करती है, उसके गले पे रख करके हम चाकू चला रहे हैं। तो चीजों को पाइए, अच्छी तरीके से पाइए, अच्छी तरबियत के साथ पाइए। पेरेंट्स से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप भी बच्चों को थोड़ा सा वक्त दें, क्योंकि वक्त का अभाव है, आप लोग वक्त नहीं देते। पेरेंट्स के साथ भी क्या है, वो भी मोबाइल पे लगे हुए हैं पूरी तरह से फुल फ्लेश्ड, वो भी अपना टाइम मोबाइल पे दे रहे हैं, तो बच्चों को क्या देखेंगे?
आप लोग भी उनके सामने एटलीस्ट मोबाइल का यूज कम से कम करें। और ये सारी चीजें आपके बच्चे, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करना चाहते हैं या बुरा करना चाहते हैं, ये आपको समझना है। आपकी वजह से वो बच्चे बन भी सकते हैं, आपकी वजह से बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। और यही उम्र होती है इनकी, टीनेज। टीनेज किसको कहा जाता है? जिसके आगे टीन लगा होता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 13 से लेकर के 19 तक ये बहुत क्रूशियल एज है। इसमें बच्चा जो होता है वो बहुत ही जो है आपके एक तरह से उसके हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि उसका डेवलपमेंट बहुत तेज होता है। उसकी तरफ अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो बिगड़ भी जाएगा। बच्चे मोबाइल मांग रहे हैं, मोबाइल दीजिए। बच्चियां मोबाइल मांग रही, मोबाइल दीजिए। लैपटॉप मांग रहे, लैपटॉप दीजिए। लेकिन अपने सामने दीजिए, अपने सामने, नजरों के सामने रहें कि क्या वो देख रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोने कमरे में बैठे हुए हैं और किसी को कोई पता नहीं है और कि वो बच्चे क्या देख रहे हैं। माँ बाप की नॉलेज में होना चाहिए कि वो बच्चे किस टाइम किस चीज को देख रहे हैं। ये बहुत जरूरी चीज है। बच्चों, एक चीज आप गौर करें, क्या आपको सक्सेस पानी है, उड़ान भरनी है? उड़ान भरने के लिए देखिए एक दो चीज करना है आपको। आप जब ई रिक्शा लेते हैं, कोई कैब लेते हैं, कहीं जाते हैं, क्या ई रिक्शे वाला पूछता है कि आपके पास वजन कितने किलोग्राम का है? आप ट्रेन पर जाते हैं, टीटी पूछता है कितने किलोग्राम का वजन है? नहीं। बस पे आप जाते हैं, कितने किलोग्राम का वजन है पूछता है? नहीं। ट्रैवल करते हैं। आप प्लेन पर जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कितने किलोग्राम का वजन लेके जा रहे हैं? हाँ, पूछा जाता है। डोमेस्टिक फ्लाइट में 15 किलोग्राम जैसे अलाउड होता है एक पर्सन पे। क्यों? क्योंकि अगर है तो जहाज को हल्का करना है, आप बहुत ज्यादा बर्डन चीजें नहीं ले जा सकते, इसलिए सबको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। आप लोग कम कम सामान लेके जाएं कि आप हल्के रहें, फ्लाइट उड़ सके। उड़ान वही भर सकता है जो हल्का होता है। और आप भरे हैं, कहां से भरे हैं? यहां से। यहां से क्योंकि आप भरे हैं हर तरह से, 10 तरह की चीजें सोच रहे हैं, गलत ख्यालात आपके दिमाग में हैं, आपकी फ्लाइट ज्यादा नहीं हो सकती। हर दुनिया की हर चीज को हल्का कर दीजिए। ये दिमाग की जितनी भी अड़चने हैं उन सबको निकाल दीजिए। आप देखिए कितनी तेज होती है, बहुत तेज। आप अपनी फ्लाइट पढ़ लेंगे। राइट ब्रदर्स का नाम सुना है? सुना है ना? राइट ब्रदर्स ने क्या किया? हाँ, प्लेन बनाया। एरोप्लेन जिस पे आज हम लोग सफर कर रहे हैं वो क्या है? राइट ब्रदर्स ने दिया। 18 साल लगे, 18 ईयर्स उनको सफल होने में। 18 ईयर्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें शुरुआत में खाली सोची, फिर बनाई, फिर फेल हुए, फिर लास्टली अपना जो है प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किया। तो टोटल टाइम जो था वो उनका 18 साल लग गया। 18 साल, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, लगे रहे लगे रहे लगे रहे। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम लोगों को हमेशा किसी काम को करने के लिए पीछे लगे रहना पड़ेगा। अगर हम लगे रहेंगे तभी हम काम कर पाएंगे, तभी हमसे काम हो पाएगा। नहीं लगे रहेंगे, काम नहीं होगा। तो हमें किसी काम को करने के लिए, किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, आपको अपने आप को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लगना पड़ेगा। बहुत जरूरत है। एल्फ्रेड आइंस्टाइन का नाम सुना है? आइंस्टाइन क्या थे?
उनके बारे में आप जानते हैं? उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने लिखा, 8 साल की उनकी उम्र थी, स्कूल से वापस आए तो उनके प्रिंसिपल ने एक लेटर उनको दिया और कहा कि अपनी मां को दे देना। 8 साल की उम्र में वो घर पहुंचते हैं। 8 साल का बच्चा एक लेटर लेकर के स्कूल से चला आ रहा है। लेटर को पकड़ाता है और कहता है कि ये प्रिंसिपल है, इसको पढ़ के सुनाइए। है मां पढ़ करके सुनाती है। पहले तो पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन क्योंकि आइंस्टाइन जो थे ये जानना चाहते थे कि लिखा क्या है इसमें, तो मां कहती है, बेटा इसमें ये लिखा है कि पेरेंट्स जो भी आपका बच्चा है ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, सुपर टैलेंटेड है, और इसको पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। इसको पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है और इसको हम लोग पढ़ा नहीं सकते। हमारे यहां केपेबल टीचर, इतना केपेबल टीचर नहीं है कि इस बच्चे को पढ़ा सके। ये बहुत टैलेंटेड बच्चा है, इसलिए कृपा करके इस बच्चे को कल से स्कूल ना भेजिएगा, आप अपने आप से पढ़ाइए, क्योंकि हमारे यहां इतने टैलेंटेड टीचर नहीं है जो इस बच्चे को पढ़ा सके। मां उस लेटर को क्लोज करती है, अपने कबर्ड में रखती है और कहती है, बेटा कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे, कल से हम तुम्हें पढ़ाएंगे। मां उसको पढ़ाना शुरू करती है। बीत जाता है बरसों। आइंस्टाइन जो होते हैं ये एक साइंटिस्ट बन गए, सारी चीजें हो गई, मां का इंतकाल भी हो गया। एक स्टेज ऐसी आती है, इकोनॉमिकली काफी वीक भी हो गए थे। एक स्टेज ऐसी आती है कि इनको घर बदलना होता है, घर की शिफ्टिंग करनी होती है। घर की शिफ्टिंग कर रहे हैं ये, और उस शिफ्टिंग के दौरान उन सारे सामान को वो दूसरे घर में ले जाते हैं। जब अपने मां के कबर्ड को ले जाते हैं तो कबर्ड को सफाई करते हैं, देखते हैं, उसी कबर्ड में आपके वो लेटर रखा होता है। अब देखिए यहीं पर ट्विस्ट है। लेटर वो निकालते हैं, झाड़ते हैं, खोलते हैं, पढ़ते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्यों? उस लेटर में क्या लिखा था? उस लेटर में लिखा था कि आपका लड़का बड़ा निकम्मा है, बेकार है, ये दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, निकम्मा है। और इसको हम स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं, स्कूल इसको पढ़ाएगा नहीं, तो इसका नाम हमने काट दिया है और इसको स्कूल से निकाला जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको लेटर दिया जा रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि मां की इंस्पिरेशन देखिए। मां ने उस लेटर को क्या चीज पढ़ करके सुनाया, क्या लिखा था और क्या पढ़ करके सुनाया, आज एल्बर्ट आइंस्टाइन को हम लोग खुद पढ़ रहे हैं। एक वो शख्स जो स्कूल नहीं गया, उसको आज हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उसके दिए हुए जो थ्योरीज हैं उन थ्योरीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की चीजें हुई हैं। सभी लोग एग्जाम देते हैं, हर तरह के एग्जाम आप लोगों को भी देना है, आगे चल करके आप देंगे एग्जाम। नीट का एग्जाम होता है, जेईई का एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज
का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, वो देते हैं आप। आईएएस का सिलेबस क्या होता है? आईएएस का सिलेबस जो आप 6 से 10 तक क्लास में पढ़ते हैं, या आप 12 तक कह सकते हैं, जो आप पढ़ते हैं यही आपका सिलेबस है। क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं? ऐसा नहीं कि जो आपने किताबों में पढ़ लिया खाली वही, उसका अप्लाइड पोर्शन। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये, इसको आप क्या कहेंगे? ये बोतल कितनी भरी है, कितनी खाली है? आधी भरी है, आधी खाली है, क्या बोलेंगे? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं आधी भरी है, कुछ कह रहे हैं आधी खाली है। सिविल सर्विसेज में यही देखा जाता है। इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, वहां पर दिखाया गया बैठे हुए उसको कि ये क्या है, कितनी भरी कितनी खाली है। कोई कहेगा आधी भरी है, कोई कहेगा आधी खाली है, लेकिन इसका सटीक आंसर क्या है? सटीक आंसर यह है कि ये पूरी भरी है। कैसे भरी है? आधा पानी से, आधा वायु से, एयर से, आधी इसमें हवा है, आधा पानी है, ये पूरी भरी है। तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका आंसर क्या होना चाहिए? सिंपल देख करके तो सिंपल आदमी यही बोलेगा आधा भरा है, या आप कहेगा आधा खाली है। लेकिन आपका माइंड क्या कहना चाहिए, आपको किस तरह से, क्योंकि आपका माइंड ही पढ़ा जाता है वहां पे। आप जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं तो कहीं के कमिश्नर बनेंगे, कहीं के डीएम बनेंगे, आपको इंस्टेंट डिसीजंस लेने होंगे। इंस्टेंट डिसीजन कैसे लेते हैं आप? इसी तरह से जब आपके जहन में जब ये चीज आएगी तो आपका जो जहन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। तो हर चीज पॉजिटिवली सोचिए। ये पूरी तरह से भरा हुआ है, आधा पानी से, आधा हवा से भरा है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये आधा भरा है पानी से, तो हम अधूरी चीज सोच रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि आधा खाली है बोतल, तो भी हम अधूरी चीज बोल रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये पूरी भरी है बोतल, आधा पानी से भरी है, आधी हवा से भरी है, तो हम एक ब्रॉड सेंस में सोच रहे हैं। सिविल सर्विसेज इसी का नाम है। सिविल सर्विसेज में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते जो किताबों में लिखे होते हैं या जो किसी ने डिस्कस किए हो। ये देखते हैं कि आपका मेंटल स्टेटस कहां पे है। आप उन सभी बातों को देख सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सोचने से और करने से ही होंगी। किस तरह आप कर रहे हैं, यह सक्सेस डिफाइन करती है। आपकी परवरिश कैसे हो रही है, यह डिफाइन करता है। परवरिश के मतलब समझते हैं? जैसे एक कुत्ते या कुतिया का बच्चा होता है और एक शेर का बच्चा होता है। होता है? कुत्ता और कुतिया अपने बच्चों को पालती है, लेकिन शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है। फर्क क्या है? कुत्ता और कुतिया क्या करते हैं? बच्चे को अपना दूध पिलाते हैं और उसको डेवलप करते हैं, बड़ा होता है वो। शेर बहुत सारी चीज सिखाते हुए उसको बड़ा करता है। मान लीजिए जंगल के रास्ते में जा रहे हैं, नदी पड़ गई, नदी को क्रॉस, तो नदी अगर शेर बच्चे को कहता है पार करो, पुश करेगा, पार करो, फिर भी क्या करता, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता। शेर ऐसा नहीं करता।
पहले देखता है कि बच्चा पार कर पाएगा कि नहीं, नहीं कर रहा है वहीं पे मार देता है अपने बच्चे को। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, जियो तो शेर की तरह जियो, नहीं तो मर जाओ। तो अगर वो क्रॉस नहीं कर पाता वहीं मार देता है। ये शेर की परवरिश है। आपकी भी परवरिश इस तरह की होनी चाहिए कि आपको भी सारे तरह से, हर तरह से आपको स्ट्रांग बनाना चाहिए। वो पेरेंट्स बनाएंगे, टीचर्स बनाएंगे, ये सारी चीजें आपके ऊपर लागू होती हैं। आप किस तरह से आपकी परवरिश हो रही है वही आपका मुस्तकबिल डिसाइड करेगा, उसी तरह का मुस्तकबिल होगा। कैसे आप काम को करते हैं ये आपको सीखना है। दुनिया का आज कौन सबसे अमीर आदमी है? एलॉन मस्क, है ना। पहले कौन था? बिल गेट्स था। बिल गेट्स आज कौन नंबर पे है? 5 नंबर पे। चौथे पे कौन है? गौतम अडानी। 10वें पे कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी पहले क्या थे? इंडिया के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन। गौतम अडानी ने उनको पीछे छोड़ दिया काम करके। इलॉन मस्क ने क्या किया? इलॉन मस्क का करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। स्टार्टिंग फेज में क्या था? रिज्यूमे अपने लेके गए, बहुत सारी कंपनी में लेके गए, बहुत सारी कंपनियों में गए, किसी ने नहीं रखा उनको, हर जगह से रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड। तो उन्होंने सोचा कि कोई कंपनी मेरे लिए नहीं बनी है, हम अपने लिए एक कंपनी बना लेते हैं। अब सोच लीजिए, जब उनको खुद को जब नौकरी नहीं मिल रही है तो उन्होंने क्या सोचा? एक कंपनी बना ले। एक छोटी सी कंपनी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। छोटी कंपनी कब बड़ी हो गई नहीं पता। 24 घंटे वो वर्क करते थे, 24 घंटे अपनी कंपनी में रहते थे, टारगेट रहता था उनका। दुनिया के सबसे रईस आदमी कैसे हो गए? 1000 करोड़ रुपए की अपनी पूरी कंपनी को बेच दिया। ट्रेडिंग में आ गए, ट्रेडिंग में उन्होंने पैसा लगाया। ट्रेडिंग के मतलब जुआ वहां नहीं खेलने, पैसा लगाया और जुआ में जीत लिया। ट्रेडिंग के मतलब होता है दिमाग से पैसे को इन्वेस्ट करना, और ऐसा इन्वेस्ट करना कि जो अच्छे रिटर्न्स दे दे। तो वो ट्रेडिंग में लगाया उन्होंने, और ट्रेडिंग में जब पैसा लगाया बूम कर गया पैसा, अपने दिमाग से खाली। आज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक है। जमशेद जी टाटा का नाम सुना है आपने? जमशेद नगर जो है वो उन्होंने ही बसाया। जमशेद जी टाटा, रतन जी टाटा के फादर। जब अंग्रेज यहां थे तो एक होटल था, और वो होटल अंग्रेज का था। ये एक बार मुंबई में उस होटल में गए, इनको बाहर भगा दिया गया, निकाल दिया गया। वहां पे लिख दिया गया, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इनको बहुत बुरा लगा। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमको बाहर निकाला है, हम दुनिया का ऐसा होटल बनाएंगे कि अंग्रेज मेरे होटल में आकर के ठहरेंगे। और उन्होंने क्या किया? मुंबई के पॉश एरिया में ताज होटल बना दिया। आज ताज होटल दुनिया के बेस्ट होटल्स में से एक होता है। और कोई अंग्रेज ऐसा नहीं है कि जो आता हो और वहां पे जो है आपके ताज होटल ना जाता हो। तो इस तरह के लोग हुए जिन्होंने अपने जरिए, अपने तरीके से काम किया। हर एक चीज जो अपनी तरीके से उन्होंने किया, उसमें दिमाग लगाया। उसमें उन्होंने कोई भी चीज करने से पहले ऐसा नहीं कि कर रहे हैं चलो फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं,
पास हो जाएंगे। सिर्फ जीतने के लिए किया कि नहीं ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तब तक लगे रहे जब तक उन्होंने सफलता नहीं पा ली। सारी बातें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग भी होता है, पॉसिबल है दुनिया के हर एक चीज को पाना, हर एक चीज पा भी सकते हैं। तो दुनिया की चीज, जितनी चीज जो लोगों ने पाया तो कैसे पाया? सैक्रिफाइस से और अच्छे काम से। हम लोग भी पा सकते हैं ना, हम लोग भी वर्क करेंगे ना। प्रॉमिस करिए, आज प्रॉमिस करिए कि अब से आप किस तरह वर्क करेंगे। हर बच्चे को, अभी आपका प्राइम मोटिव क्या हम दे रहे हैं, हर बच्चे को फर्स्ट आना है। लेकिन ये नहीं, फर्स्ट आना ही मोटिव नहीं है, हमें ऐसे काम को करना है, ऐसे स्किल को सीखना है, अपने अंदर ऐसे स्किल डेवलप करना है कि हम किसी की मोहताज ना रहें, हम खुद चीजों को कर पाएं, एक नई राह निकाल पाएं अपने लिए। तो आप बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं ना, प्रॉमिस करते हैं ना, करेंगे। पेरेंट्स को कोई तकलीफ तो नहीं देंगे, खुशी देंगे, मम्मी को थैंक यू बोलेंगे, पापा को थैंक यू बोलेंगे, सारी चीज सुन रहे हैं आप लोग ने प्रॉमिस किया है। अब ये रिजल्ट हमें आपको देखना है। अभी पहला शुरुआत हम आपसे ये देखना चाहते हैं क्लास से। आप ऐसे समझिए, जो लोग दे रहे हैं, आप अगर मान लीजिए टॉपर लिस्ट में आ गए, टॉप कर गए, क्या होगा? आपको जो खुशी मिलेगी मिलेगी, उससे कहीं ज्यादा खुशी आपके मां बाप को मिलेगी। पत्रकारों की लाइन लग जाएगी, लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, लोग आपके फादर मदर का इंटरव्यू लेंगे, क्या बात होगी? सोचा है कभी? उन चीजों को पाने की कोशिश करना है हम लोग को। और वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। हम लोग कर सकते हैं ना। अब बोलिए, आई विल डू इट। हम करेंगे, आई विल डू इट। फिर से बोलिए, आई विल डू इट। इस चीज को करके दिखाना है। और ये प्रॉमिस सारे बच्चों से है, कोई भी अपने पेरेंट्स को सताएगा नहीं, हर एक चीज जो है बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेगा। और जो जो टारगेट्स हम लोग बना रहे हैं, वो टारगेट्स हम लोग अचीव करते चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी तरह से पूरी हों, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। और अल्लाह ताला आप सभी लोगों की दुआओं को पूरा करे। थैंक यू।